तो हेलो दोस्तों, राहुल सिंह ओनली स्टडी क्लासेस की इस लेटेस्ट लाइव में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन। टॉपिक रहेगा आपका फिफ्थ टॉपिक। आज हम बात करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे चेंज किया जाता है। जैसे सपोज मतलब सीजीएस पद्धति से हम एफपीएस पद्धति या एसआई पद्धति से सीजीएस पद्धति में हम कन्वर्ट कैसे करें किसी भी वैल्यू को। जैसे एक न्यूटन में 10 टू दी पावर 5 क्या होते हैं, जूल होते हैं। ठीक है, जैसे एक जूल बराबर में 10 टू दी पावर 7 अर्ग होते हैं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, कन्वर्ट कैसे किया जाता है। प्लीज फोकस के साथ बैठ जाइए, क्लास में यही बात चलेगी कम से कम 20 से 25 मिनट के अंतर्गत। तो मैं अपनी क्लास को बिना फिजूली के बिना टाइम बर्बाद किए चालू करता हूं, तो देखते जाइए। सबसे पहले आपका टॉपिक का नाम रहेगा, टॉपिक का नाम है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करना। अब मैं अपने टॉपिक को चालू कर रहा हूँ, फुल कंसंट्रेट के साथ क्लास में एकदम फोकस होना चाहिए आपका बोर्ड की तरफ। तो देखते जाइए। अब देखो, मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करने के लिए वही पहले वाले कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। पहले वाला आपका कॉन्सेप्ट क्या था कि आपका मैग्नीट्यूड और आपका यूनिट दोनों का गुणनफल इसके इक्वल कोई कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होता है। तो उसी को भी यूज करूंगा, देखते जाइए। देखो, माना मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी ले ली, और फिजिकल क्वांटिटी मैंने ले ली, माना कि भौतिक राशि का आंकिक मान n है। क्या है? आंकिक मान मैंने मान लिया n, तथा उसका मात्रक मान लिया मैंने u। क्या मान लिया? u मान लिया। कोई दिक्कत नहीं। दोनों का गुणनफल किसी नियतांक के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। यहां तक क्लियर? ये आपके थ्योरी एकदम समझ में आ गई होगी। अब देखते जाइए। माना कि कोई फिजिकल क्वांटिटी आंकिक मान n तथा उसका मात्रक u, बोले तो यूनिट उसका मात्रक, दोनों का गुणनफल किसी नियतांक के कांस्टेंट वैल्यू के क्या होती है? इक्वल होती है। तो इक्वल कैसे रहेगी? जैसे एन यू या यू एन या एन यू इक्वल में क्या है? कांस्टेंट वैल्यू मैंने मान लिया कोई नियतांक, अब मैं इस नियतांक की जगह पर एक फिक्स वैल्यू रखूंगा। वो फिक्स वैल्यू क्या है? तो मैं इसको पहले समीकरण फर्स्ट मान लेता हूं। अब मैं इस कांस्टेंट वैल्यू, कौन सी कांस्टेंट वैल्यू मानूं जो लास्ट तक इस डेरिवेशन में काम आए? तो एन यू इक्वल में क्या है आपका? क्यू एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत एक फिजिकल क्वांटिटी है आपका कांस्टेंट वैल्यू क्यू। एन आपका क्या है? एक आंकिक मान है। यू आपका क्या है? एक यूनिट है, बोले तो मात्रक है। मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहां से आगे मैं थोड़ा मेकअप करूंगा, चेंजिंग करूंगा किसमें? इस पूरे डेरिवेशन के अंतर्गत। देखते जाइए। अब मैं इस q को ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दूं, q बराबर में एन यू। ठीक है, अब मैं q बराबर में n1 बराबर में u1 बराबर में n2 u2 लिख दूं। पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके लिए करा चुका हूं, और ये कॉन्सेप्ट अपने आप में एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो देखते जाइए। q बराबर में n1 u1 बराबर में n2 u2। ठीक है, n1 आपका क्या है? पहला अंकिक मान। u1 आपका क्या है? पहला मात्रक। n2 सेकंड अंकिक मान, और u2 सेकंड मात्रक। ठीक है, पिछली क्लास में मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके लिए करा चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, जाकर जल्दी से जल्दी उस लिंक पर अटैक करें और जल्दी से जल्दी ओपन करके उस पूरी क्लास को एकदम घोर के पी जाइए, तभी आपके कॉन्सेप्ट भेजा में उतर पाएगा। अब देखो, यहां से आगे मैं क्या करूंगा? यहां से आगे मैं थोड़ा चेंज करूंगा इसमें। ये आपका क्या है? एक आंकिक मान है, n1 और n2, और u1 और u2 आपका क्या है? मात्रक है। यदि मैं u1 की वैल्यू मान लूं, u1 इक्वल में मान लूं, एक मिनट, u1 मात्रक है आपका, मैं मात्रक मान लूं क्या? m1 का पावर a, l1 का पावर b, t1 का पावर c। ठीक है,
उसी के कायदे पर मैं u2 की वैल्यू मान लूं, u2 की वैल्यू मैं कितनी मानूं, m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। ये मैंने मान लिया u1 मात्रक m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c, और कैपिटल कोष्टक के अंतर्गत इसे मैंने बंद कर दिया। उसी कायदे पर मैंने u2 की वैल्यू m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c कैपिटल कोष्टक के अंतर्गत बंद कर दिया। अब देखो यहां से आगे क्या होगा, u1 और u2 की वैल्यू को मैं समीकरण किसमें, सेकंड में मैं पुट करूंगा, देखते जाइए। तभी यहां से आपको समझ में आ पाएगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे चेंज किया जाता है। वही आकार के अकॉर्डिंग, वही तरीके के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए न्यूमेरिकल कराऊंगा लास्ट में आकर के, देखते जाइए। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मान रखूंगा किसमें, समीकरण सेकंड में u1 और u2 का मान। तो यदि मैं इस q की यानी फिजिकल क्वांटिटी मैंने जो q मानी थी, इसकी यहाँ पर मंडली खत्म, इससे हमें कोई काम नहीं करवाना है। अब काम करवाना है हमें n1 u1 इक्वल n2 u2 से, और किसी से हमें मतलब नहीं है। देखो n1 u1 की वैल्यू कितनी है आपकी, m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, इक्वल में आपका क्या है u2 की वैल्यू, तो n2 सेप है, u2 की वैल्यू कितनी है, m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। यहां तक क्लियर। अब देखो यहां से आगे, अब हमें निकालनी है ओनली n2 की वैल्यू, देखते जाइए। n2 की पावर, n2 की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, n2 की पावर तभी निकलेगी जब इसका इसमें डिवाइड लगेगा, देखते जाइए। अब देखो यहां से आगे n2 की वैल्यू निकालनी है मुझे, n2 इक्वल में n1 का गुणा किससे हो रहा है, m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, अपॉन में क्या है कैपिटल कोष्टक m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। यहां तक क्लियर। अब देखो मैं ऐसे ना लिखकर ऐसे तरीके में लिख दूं, n2 बराबर में m1 अपॉन में m2 की पावर क्या है a, l1 अपॉन में l2 की पावर क्या है b, और t1 अपॉन में t2 की पावर क्या है c। यहां तक क्लियर। अब देखो एक बार दोबारा से मैं आपके लिए इसका रिवाइज कराऊंगा, और मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो आपका निचला निचोड़ आया है मैं उसको एक साथ आपके लिए रिवाइज कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिवाइज करा देता हूं। देखो n2 के इक्वल में क्या है, n2 की वैल्यू क्या है, तो n2 की वैल्यू आपकी निकल के आई है n2 बराबर में n1 अपॉन में m1 अपॉन में m2 की पावर a, अपॉन में l1 अपॉन में l2 की पावर क्या है b, और t1 अपॉन में t2 की वैल्यू कितनी है c। तो ये है आपका फुल कॉन्सेप्ट, जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज कराने में आपके लिए हेल्प कराएगा। अब देखो सबसे पहले मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट क्या चालू किया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहले मैंने माना था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को परिभाषित करने के लिए उसका आंकिक मान और उसका मात्रिक इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने उसका मैग्नीट्यूड मान लिया है, बोले तो आंकिक मान n, और उसका यूनिट बोले तो मात्रक मैंने क्या मान लिया है, u माना है। और दोनों का गुणनफल किसी भी कांस्टेंट बोले तो नियतांक वैल्यू के इक्वल होता है, इक्वल मतलब बराबर होता है। तो मैंने उसको नाम दे दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब मैंने कांस्टेंट वैल्यू मानी थी मैंने उसको ले लिया है q, तो q बराबर में n u। अब मैंने पिछली क्लास में n1 u1 इक्वल में n2 u2 का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जामिनर। तो q बराबर में n1 u1 इक्वल में n2 u2, q की कहानी यहाँ पर खत्म। हमें किससे काम करवाना है, n1 u1 इक्वल में n2 u2 से। अब देखो n1 और n2 यहाँ पर क्या है, एक आंकिक मान है, और u1 u2 आपका क्या है, एक मात्रक है। तो मैंने u1 और u2 की वैल्यू उसी कायदे पर m a की पावर b, l1 की पावर b और t1 की पावर c, उसी के कायदे पर u2 की वैल्यू मैंने लिख दी है, और मैंने u1 और u2 की वैल्यू इस समीकरण सेकंड में पुट कर दी है। पुट करने से आपका सॉल्यूशन जो निकला था, लास्ट में आपका जो निचोड़ निकला था, n2 इक्वल में n1 कोष्टक m अपॉन में m2 की पावर a कोष्टक l अपॉन में l2 की पावर b कैपिटल कोष्टक t1 अपॉन में t2 की पावर c। ये आपका क्या है कॉन्सेप्ट, जो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज कराने में हेल्प कराएगा। अब चलते हैं न्यूमेरिकल। अब करते हैं इस कॉन्सेप्ट पर इंपोर्टेंट क्या क्वेश्चन। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो 1 सेकंड के अंदर स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से जल्दी।
अब देखो यहां से आगे हम बात करेंगे इस पर न्यूमेरिकल, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। अब हमें सबसे पहले फर्स्ट आपका न्यूमेरिकल लेना है न्यूटन का, कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। जब कोई इंसान आपके बगल से ही निकल रहा होता है तो आपसे पूछता है कि भाई आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपसे ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है कि बल का मात्रक, बल का विमीय सूत्र, और आपसे नहीं बता तो आपकी लंका लग जाती है। हम बात करेंगे कि बहुत से ने आपके लिए रटाया होगा 12th और 11th, मतलब मेरा मतलब 11th और 12th क्लास में, कि एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। वो तो करेक्ट है, पर ये प्रूफ नहीं करके बताया कि ये कहाँ से निकला है, कहाँ से नहीं निकला है। तो आज हम उसकी पूरी कुंडली खोलने वाले हैं, और कैसे निकला ये वैल्यू, कैसे नहीं निकली, और 1 जून में कितने अरब होते हैं, 10⁷ अरब होते हैं, उसको भी हम फोड़ के डालेंगे। लास्ट में आकर 2 न्यूमेरिकल मैं आपके लिए कराऊंगा। सबसे पहले 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, सबसे आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ये आपका क्या है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है। अब देखो, आपने न्यूटन तो नाम सुना होगा। न्यूटन किसका मात्रक है, किसका विमीय सूत्र है, न्यूटन है बल का मात्रक। बल का मात्रक है, बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स। क्या कहते हैं, फोर्स। यहां तक क्लियर। और फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, बल, जो 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। अब देखो, बल का विमीय सूत्र क्या होता है। बल का विमीय सूत्र तो मैं आपके लिए लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले बल का विमीय सूत्र लास्ट में, और उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन होता है। अब देखो, इसके मात्रक के बारे में बात करते हैं। मात्रक इसका क्या है, न्यूटन, और इसका विमीय क्या है, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र है m1 l1 t-2। यहां तक क्लियर। अब देखो, मैंने आपके लिए जो लास्ट में निचोड़ कराया था, मैं इस साइड पर ना लिखकर इसे इस साइड पर लिख देता हूं, m1 l1 t-2। ये किसका है, बल का विमीय सूत्र है। अब मैंने जो आपका डेरिवेशन में निचोड़ कराया था, वो निचोड़ क्या था, देखते जाइए। ये मैंने कराया था आपके लिए n2 बराबर में n1 m1 अपॉन में m2 की पावर a अपॉन में l1 अपॉन में l2 की पावर b, t1 अपॉन में t2 की पावर क्या है, c। ये कराया था मैंने डेरिवेशन में लास्ट में आकर के। अब इसी की हेल्प से निकालेंगे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो ये पावर लग रही है, ये पावर क्या बताती है, ये बताती है कि आपके विमीय सूत्र के ऊपर जो MLT के ऊपर कितनी पावर लगी हुई है, वो A और B और C की वैल्यू होती है। तो देखो, यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू कितनी है 1, और C की वैल्यू कितनी है -2। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू आपके लिए दे रखी है, किसमें, बल के विमीय सूत्र में। ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है आपकी A, और B की वैल्यू कितनी है आपकी 1, और C की वैल्यू कितनी है आपकी -2। अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, किसमें, इस सूत्र में। तो देखो, n2 बराबर में n1। अब यहां पर हम n1 की वैल्यू कितनी मानेंगे, 1 मानेंगे, तब ये हल हो पाएगा आपका न्यूमेरिकल। देखो, मैं इसकी वैल्यू 1 मान लेता हूं, और 1 का गुणा जिस भी संख्या से होगा, जैसे 1 का गुणा मैं 2 से कराऊंगा तो 2 आएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है एक न्यूमेरिक वैल्यू से। ठीक है। अब देखो, डायरेक्ट में लिख देता हूं m अपॉन में m2। A की वैल्यू कितनी है 1, L1 अपॉन में L2, B की पावर कितनी है 1, T1 अपॉन में T2, C की पावर कितनी है -2। अब आपने पढ़ा होगा CGS पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति। ठीक है। जैसे द्रव्यमान का मात्रक, किलोग्राम, ग्राम, ये आपने पढ़ा होगा। मैंने फर्स्ट क्लास में आपके लिए पढ़ा दिया है पूरा कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट, तभी मैं आपके लिए ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। देखो, पहला आपका दे रखा है पहला द्रव्यमान और सेकंड द्रव्यमान, पहली लंबाई, सेकंड लंबाई, पहला टाइम और सेकंड टाइम। देखो, n2 बराबर में m1 मैं मान लेता हूं द्रव्यमान का किलोग्राम, और मैं ग्राम मान लेता हूं। यहां तक क्लियर। पावर कितनी है 1, लंबाई मीटर अपॉन में सेंटीमीटर। ठीक है। पावर कितनी है 1, टाइम तीनों पद्धतियों में सेम होता है। ठीक है। यहां से आगे आपके लिए इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, और यहां से आगे इंपोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है। ये तभी भेजा उतर पाएगा जब आपका पूरा फोकस बोर्ड की तरफ होगा। और मैंने आपके लिए फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका तीनों पद्धतियों में, तीनों अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों में मात्रक क्या होता है, सेम होता है। तो टाइम का मात्रक सेकंड होता है तीनों पद्धतियों में, और पूछा भी गया है। ठीक है। ये चेंज नहीं होता है, सेम होता है। तो सेकंड अपॉन में सेकंड, यहां तक क्लियर। और -2 इसकी क्या है, पावर है। इसकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। सेकंड से सेकंड क्लियर, तो इसकी कहानी यहीं पर खत्म। अब कहानी चलेगी किसकी, द्रव्यमान की और लेंथ की। अब आपने पढ़ा होगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। वही सिंपल सी बात है,
चीनी लेने जाते हैं दुकान पे से तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, सिंपल सी बात है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये तो आपने शुरू से ही पढ़ा होगा मैथ के अंतर्गत, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए बता भी देता हूँ कि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। कितने होते हैं? 1000 ग्राम। और 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर? अब देखो N2 बराबर में क्या है आपका? किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने? 1000 ग्राम। अपॉन में क्या है? ग्राम। यहाँ तक क्लियर? पावर कितनी है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। क्या है? 100 सेंटीमीटर। अपॉन में क्या है? सेंटीमीटर। पावर कितनी है? 1। ये कहानी खत्म। इसको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्लियर, ठीक है। N2 बराबर में कितना आया? 1000 और इंटू में क्या है? 100। 1000 और 100 का हम गुणा कराएंगे तो 10 टू दी पावर कितना आएगा? 5 आएगा। क्योंकि 5 शून्य दे रखी हैं तो हम इसे लिख सकते हैं मैथ के अंतर्गत 10 टू दी पावर 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 5। कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन में 5 डायन होते हैं। कितना होते हैं? 10 टू दी पावर 5 डायन। हम इंग्लिश के अंतर्गत बोले तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 टू दी पावर 5 डायन। ये होता है न्यूमेरिकल कराने का तरीका, ठीक है। ये है आपका प्रूफ, फुल प्रूफ के साथ कि 1 न्यूटन में 10 टू दी पावर 5 डायन होते हैं, ठीक है। ये आपके लिए फुल प्रूफ मैंने दे दिया है, ठीक है। यहां तक क्लियर? सबसे पहले आपको क्या करना है? 1 न्यूटन में डायन निकालना है। तो न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। तो सिंपल सी बात है, बल का आपका विमीय सूत्र पता होना चाहिए, m1 L1 T-2। और विमीय सूत्र आपको निकाला नहीं आता है तो मैंने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में क्लियर करा दिया है कि कैसे विमीय सूत्र निकाला जाता है और कैसे मात्रक निकाला जाता है। तो ए और बी की और सी की वैल्यू मैंने आपके लिए 1 1 माइनस का 2 और मैंने पुट किया। जैसे ही मैंने जोड़ घटाव गुणा भाग किए और 1 न्यूटन 10 टू दी पावर 5 कितना आ गया? डायन आ गया। अब आपका सेकंड न्यूमेरिकल है, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, उसको मैं अभी कराऊंगा तुरंत। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जल्दी। तो अब देखो हम बात करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल की। सेकंड न्यूमेरिकल आपका क्या है, इसी कॉन्सेप्ट में आपके लिए पुट करा के बताऊंगा, देखते जाइए। अब आपका चेंज हो जाएगा यहाँ से आगे। 1 जूल में कितना होता है? अर्ग। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो देखते जाइए। अब देखो यहां से आगे जूल शब्द आ गया है, ठीक है। कितना आ गया है? जूल। तो ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा और कार्य में बहुत ही संबंध है, बहुत ही रिलेशन है, क्योंकि दोनों का मात्रक सेम होता है और विमीय सूत्र भी सेम होता है, ठीक है। तो मैं कार्य भी लिख सकता हूं और ऊर्जा भी लिख सकता हूं, क्योंकि जूल आ रहा है। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो कुछ भी लिख लो, मतलब सेम कहानी होती है। तो मैं इसका विमीय सूत्र लिख लेता हूं। सबसे पहले विमीय सूत्र होता है m1 L2 T-2। ये होता है इसका विमीय सूत्र। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू कितनी है? 2 और सी की वैल्यू कितनी है? -2। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है आपकी? ए की वैल्यू दे रखी है इसमें 1, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 और सी की वैल्यू -2, ठीक है। अब देखो मैं इसमें थोड़ा चेंज करूंगा, 1 2 -2, ये कहानी खत्म। 2 1, यहां तक क्लियर? अब देखो यहां से आगे ये तो सेम है, अब इसमें चेंजिंग होगी क्योंकि होल स्क्वायर में दे रखा है, ठीक है। अब देखो 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। अपॉन में क्या है? सेंटीमीटर। पावर कितनी है? 2। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। अब देखो हम 100 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? डबल जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो आ जाएंगी। तो ये हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 4, ठीक है। और पहले कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, तो 3 जीरो और 4 जीरो, तो दोनों काउंट होकर कितनी आ जाएंगी? 10 टू दी पावर 7 आ जाएगी। 3 जीरो पहले से दे रखी है। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। और 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। और 100 का कितना है? होल स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा? 4 जीरो और बढ़ जाएंगी, 4 और 3 7। तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 7। कितना हो जाएगा? अर्ग। कितना हो जाएगा? अर्ग। तो हम कह सकते हैं कि 1 जूल में कितना होता है? 10 टू दी पावर 7 अर्ग, ठीक है। अब यहां से आगे आपको एग्जामिनर घुमा भी सकता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि 1 अर्ग में कितना जूल होता है। तो आप वहां पर मतलब रायता सा फैल जाएगा आपका, और आप कितना करके आएंगे? 10 टू दी पावर 7, मतलब नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। तो आपको माइनस में करके आना है वो, क्योंकि वो संख्या चेंज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही 1 न्यूटन में 10 टू दी पावर 5 डायन होते हैं। तो आपको पूछ सकता है वो 1 डायन में कितना होता है। तो 1 डायन में कितने मतलब वो होते हैं न्यूटन, तो आपसे पूछ सकता है ये, ठीक है। तो आप लिख देना 1 में 10 टू दी पावर 5, ठीक है। जैसे ही ऊपर से नीचे जाएगी तो पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर जाएगी तो नेगेटिव, ठीक है। मतलब संख्या में फर्क होता है। तो आप सिंपल तरीके से याद रख लेना, 1 जूल इक्वल 10 टू दी पावर 7 अर्ग, और 1 न्यूटन में कितना डायन होता है? 10 टू दी पावर 5 डायन, ठीक है। ये चेंजिंग होती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी क्लास खत्म होती है। हम अगली क्लास में मिलेंगे धमाकेदार न्यू टॉपिक के साथ।
न्यू टॉपिक लेकर आएंगे हम आपके लिए एरर का टॉपिक, और दबा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरर में से। एरर का मतलब है त्रुटि, और जिस भी बंदे को त्रुटि की डेफिनेशन बताए वो कमेंट में करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी वो कमेंट में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू। और आपको जिस भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आई हो कमेंट कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।